Dear students, Assalamu alaikum. This is your class for Friday, 8th January. So हम लोग जो डिस्कशंस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैड अटेम्प्टेड in our previous class was this 22.23. So just now let's proceed further and just move on. और हम जो है कुछ प्रैक्टिस हासिल करना चाह रहे हैं फॉर गॉसेस लॉ। और आपको मैं बताऊं कि फिज़िक्स की सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बगैर नहीं आ सकते। अच्छा, अब मैं क्योंकि आपके जो है ये आज चैप्टर फिनिश अप कर रहा हूँ, एंड अप कर रहा हूँ, और आई विल जस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स हियर अप टू द एंड, दैट इज 22.33। तो हम इवन नंबर्स को तो सॉल्व करते नहीं हैं। तो इवन नंबर्स आर फॉर यू टू प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ग्रैब करने हैं एंड यू वांट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, सो आप इवन नंबर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द इवन नंबर प्रॉब्लम्स, इफ समवन ऑफ यू जस्ट ट्राइज टू अटेम्प्ट दोज इवन नंबर प्रॉब्लम्स, सो और अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो आई कैन जस्ट हेल्प हिम आउट, क्योंकि आंसर्स कभी नहीं आते हैं और कभी जो है वो प्रोसीजर्स ही समझ में नहीं आता कि हाउ टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल एंड व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस न्यूमेरिकल। सो अगर आपको किसी को कोई प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सो ही कैन जस्ट डू विद द इवन नंबर प्रॉब्लम्स। और जहाँ तक आपका चैप्टर एंड हो गया तो क्विज भी है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक में, डिपेंडिंग ऑन योर नेक्स्ट क्लास, तो जब जिसकी जो है मंडे को है उसका मंडे का टेस्ट है, और जिसकी जो है वेनेसडे को पहली क्लास है नेक्स्ट वीक में, तो उसका मंडे को वेनेसडे को क्विज है। सो इट विल बी जस्ट 1 hour क्विज, वन आवर, यू कैन जस्ट टेक 1 hour, अदरवाइज आई विल बी जस्ट गिविंग यू द विंडो। सो और विंडो में से आप जब भी आप टाइम करना चाहें तो आपको टाइम मिलेगा 1 hour का। अदरवाइज तो क्विज तो 20 मिनट्स का होगा, लेकिन स्टिल आई विल बी जस्ट गिविंग यू 1 hour। और इंशाल्लाह क्लास भी होगी और क्विज भी होगा इन इन द विंडो अवेलेबल। तो आपको अपने टाइम पे इसको सॉल्व करके सबमिट कर देना होगा। अच्छा, सो तो क्या था कि लास्ट क्वेश्चन वाज 23, तो लेट्स से जस्ट 22.5। It's a cumulative problem. That means the concepts from your other chapters, the previous chapters also इसमें इस्तेमाल होते हैं, are used here. So क्योंकि आपने तो पूरी फिजिक्स की बुक ये पढ़ी नहीं है, बट फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ इंटर फिजिक्स जो है वो यहाँ पे काम आ जाएंगे फॉर क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम्स। सो आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जस्ट बी अटेंटिव। Just let me check recording is in place or not. रिकॉर्डिंग है रही है एंड आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। एक दफ़ा क्या हुआ पता है कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की और पूरी रिकॉर्डिंग करवा ली। मेरी स्क्रीन पे तो आ रही थी, लेकिन द रिकॉर्डिंग में नहीं गई स्क्रीन। सो दैट द होल लेक्चर बिकेम जस्ट यूजलेस और मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। एंड डूइंग वन थिंग फॉर द सेकेंड टाइम द सेम थिंग्स दोबारा रिकॉर्ड करना, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। एनीवे, सो 22.25 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो टाइम दिया हुआ है कि स्टार्टिंग हो रहा है। अ प्रोटॉन इज अ डिस्टेंस ऑफ 0.360 मीटर्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज इंसुलेटिंग शीट ऑफ चार्ज एंड इज मूविंग पैरेलल टू द शीट विद स्पीड दिस। तो इसका सिनेरियो डेवलप करते चले जाते हैं। एक शीट है, अ वेरी लार्ज, इसका मतलब है कि इसकी जो हम फील्ड ले सकते हैं, इट विल बी जस्ट कांस्टेंट फॉर ऑल द डिस्टेंसेस। तो इसकी फील्ड जो होगी दैट इज जस्ट गिवन बाय ई इज इक्वल टू द सरफेस डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, which is permittivity of the free air. All right, I again read the question and I will just read it complete. At time t is equal to 0, a proton is at a distance of 0.60 meters from a very large insulating sheet of charge. तो यहाँ पे जो वर्ड है ना large, that is the keyword. That means just this gives you an idea कि आपको जो इनफाइनाइट शीट वाली फार्मूला है वो इस्तेमाल हो सकता है। वो मैंने फार्मूला भी आपको दिखा दिया है। And as insulating sheet of charge and moving parallel to the sheet with speed. अब पैरेलल टू द शीट का मतलब है कि इस स्पीड से मूव कर रहा है
और पैरेलल टू द शीट, ये इस शीट के बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ। वी वी वेलोसिटी इज इन द पैरेलल विद द शीट। तो वी की डायमेंशन है और द न्यूमेरिक वैल्यू है 9.7 मल्टीप्लाई 10⁻²मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, सवाल को समझना सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सवाल को अटैक करना यानी इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट करना आसान हो जाता है। द शीट हैज़ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटोन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये वाली सवाल की बात हो रही है कि v मौजूद है, हम इसको कहते हैं vi, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल जो रिजल्ट मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, vf मालूम करना है। दिस इज vf। तो अब इसको कैसे करें ये देखते हैं सवाल को। मैं आपको हिंट्स देता हूँ, यू विल जस्ट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल योरसेल्फ, हालांकि मैं सारी हिंट्स आपको दे दूंगा। तो जब हमारे पास सिग्मा मौजूद है चार्ज शीट का, तो चार्ज शीट का फार्मूला अगर आप ऊपर जाके देखें अपनी किताब में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ज शीट का फार्मूला। थोड़ा सा स्क्रॉल करने में आपको ज़रा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरा मुझे पेज याद होता तो मैं कर लेता, लेकिन पेज मुझे याद नहीं है। ओके 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 ओके, यस, दिस इज द न्यूमेरिकल फार्मूला। तो ये जो सिग्मा 1 ई नॉट, ये चार्ज लार्ज शीट है, तो ये वाला यहाँ से आ गया। अच्छा, तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर ई आ गई है तो व्हाट विल बी द एफ, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, राइट। तो अगर हमारे पास एफ मौजूद हो तो ए निकाल सकते हैं हम, एक्सेलरेशन। So that way we just can find out acceleration. F is equal to ma. Or they already have mentioned that this is a proton, so you will be taking the mass of a proton. M is already known. You just can find out what is the value of the mass. मैं आपको बता देता हूँ अगर आप चाहें तो, otherwise you can just Google it. What is the value of mass of proton? So ये मेरे पास सारे कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं, याद मुझे नहीं रहता थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास लिखे होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ओके, सो इससे आप निकाल लेंगे। अब वी एफ आपको मालूम करना है। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई मौजूद है, ए अभी आपने निकाला है, टी आपको मौजूद है कि टी इज 5 मल्टीप्लाई 10⁻8। चलें आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल का पार्ट मुझे नंबर याद कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया हुआ। Okay, so directly going to the question 25 किया था हमने, 27 पे आ जाते हैं। And insulating sphere of radius, this 1.160 has uniform charge density. इंसुलेटिंग का मतलब है कि वॉल्यूम डेंसिटी की बात हो रही है। तो वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब यह है कि जब इंसुलेटिंग सरफेस स्फेयर होता है तो जो चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि हर पूरे एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम डेंसिटी की बात हो रही है। अदरवाइज इफ दिस वुड हैव बीन कंडक्टिंग स्फेयर, तो फिर जो सारा चार्ज होगा वो आउटर लेयर पे, सरफेस पे आ जाएगा और फिर सरफेस डेंसिटी की बात होगी। तो यहाँ पे तो इंसुलेटिंग कीवर्ड है, तो वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है। स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, एक कोई पॉइंट चार्ज है, is released from rest just outside the surface of the sphere. स्फेयर की सरफेस से रिलीज किया गया है। मैं दिखाता हूं आपको क्या बात हो रही है। ये बात हो रही है कि स्फेयर है एक 0.16 मीटर्स का, और सबसे पहले आपको ये करना चाहिए लेक्चर देखने से, ये मैंने आपको किया ना, लेक्चर दिया हुआ है आपके पास, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर है इस वक्त तो, लेकिन अगर ऑनलाइन भी हो तो आप रिकॉर्डिंग देखें इसको, जब सॉल्व करने बैठें तो आपको इसको पॉज करना चाहिए और फिर सवाल पढ़ना चाहिए गौर से, किताब में से पीडीएफ खोल लें और फिर समझने की कोशिश करें क्या पूछा है और क्या होना चाहिए, और फिर इसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करें और फिर बाद में सोल्यूशन देखें। अदरवाइज अगर आप सोल्यूशन देख भी लेते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए इंस्ट्रक्शन यह है कि यू मस्ट गो थ्रू ऑल द न्यूमेरिकल्स विच वी हैव सॉल्व्ड फॉर योर प्रैक्टिस। आपको रजिस्टर में इसको मेंटेन करना चाहिए, और इवन नंबर्स भी कर लेते हैं बीच में, कुछ सवाल जो आपको अच्छे लगें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो रजिस्टर मेंटेन करना, हाथ से लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपको सिर्फ सोल्यूशन देख के हजम होने वाला नहीं है, ये नहीं होगा, याद नहीं रहेगा कि क्या किया था। जहन पे जोर देने से जहन की जो है ना
जैसे जिस्म के ऊपर जोर देने से, एक्सरसाइज करने से मसल बिल्डअप होते हैं, इस तरीके से जहन पे भी जोर देने से इसकी जहनी सलाहियत बढ़ती है। हम थे इस पर, तो ये बात हो रही थी कि मैंने आपको बताया कि ये स्फेयर है, यूनिफॉर्मली इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी सरफेस से एक क्यू रिलीज हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अच्छा, ये है, कहाँ गया, कौन सा था ये, 27 था। अच्छा, 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। हाउ मच वर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड of the sphere do on the object as the object moves to the point very far from the sphere। अब ये बात हो रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ये फोर्स जब अप्लाई करेगी तो चार्ज की पोलैरिटी देखें क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इट विल बी रिपेल्ड, रिपल्जन होगी, और ये फोर्स अप्लाई करके इसको दूर ट्रैवल करेगा अवे फ्रॉम द sphere, and it will go in the radial direction just directly opposite, or the force will be directly will be actually uh, exactly in line with the motion। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्यू जाएगा, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचेगा। तो वर्क डन इज एफ डी, वेयर एफ इज द फोर्स एंड डी इज द डिस्टेंस जिसमें वो, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। अच्छा, दिस वर्क डन कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। आज मुझे वो चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन जब क्योंकि मैंने क्विज लेने का सोचा, मैंने कहा कि इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा दिए जाएं आपको, और फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर लेंगे। दैट चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स क्रिएट करती है किसी भी चार्ज के ऊपर, फोर्स एग्जैक्ट करती है किसी भी चार्ज के ऊपर, तो इसका मतलब वर्क डन भी करती है। एफ डी इज द वर्क डन। तो अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास ये है, तो क्यू कितना होगा, क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर मल्टीप्लाई बाय द चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारे पास इंक्लोज चार्ज आ जाएगा, ये इंक्लोज चार्ज आ गया, दैट इज 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, ये इंक्लोज चार्ज आ गया है। चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम ये स्फेयर का ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिंपल स्फेयर अगर हो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो गॉसेस लॉ ये कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे डील होता है जैसे बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज हो, बिल्कुल फार्मूला वही वाला होता है। ये हमने किया लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल जब सॉल्व की थी डेरिवेशन, तो ये हमारे पास आया था। तो ये वो वाला फार्मूला है पॉइंट वाला, कि सारा का सारा चार्ज इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेयर का इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू हियर। तो क्यू हमने मालूम कर लिया है। अगर क्यू मालूम हो तो एफ, ओ नहीं सॉरी, ई मालूम हो तो एफ मालूम कर सकते हैं। एफ इज दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाई क्यू। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, एफ डी। और हमें क्योंकि वर्क डन मालूम करना है in a way कि f is not constant, f is varying, and how the f is varying, f is varying with this r, the more the charge particle goes away, the lesser the force becomes। दूर दूर जाता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि टोटल वर्क डन मालूम करने के वी विल हैव टू यूज द इंटीग्रेशन f मल्टीप्लाई बाई d, बट f is not constant, that's why this दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल। क्यों, एफ कांस्टेंट नहीं ना, अगर कांस्टेंट होता तो हम एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देते। तो हर डिस्टेंस के साथ एफ चेंज हो रहा है, तो इसको डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तो इसलिए एफ यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय डी आर, छोटे से डिस्टेंस, हर छोटे डिस्टेंस पे एक वैल्यू चेंज हो जाएगी आर के साथ, तो ये यहाँ पे डी आर लिख दिया। और स्टार्ट करेगा कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ 0.16 आर। आर से स्टार्ट करेगा और विल गो ऑल द वे टू द इनफाइनाइट। तो वर्क डन, राइट। तो इसका इंटीग्रल जो है आर स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है आर अपॉन, ये तो सारा कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट, क्यू जो कि पॉइंट चार्ज है इज डेफिनेटली नॉट वेरिंग, और ये जो स्फेयर का रेडियस है वो भी नॉट चेंज है, तो सिर्फ द ओनली वेरिएबल इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/r। तो 1/r हो गया, इन लिमिट्स अप्लाई कर दी और वैल्यूज पुट कर दी,
और इन दोनों को जब ये यहाँ पे इनफाइनाइट पुट किया, यहाँ पे आर की जगह पे, तो वो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाली वैल्यू आई। तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन 2.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। और ये वर्क डन थोड़ा सा मॉड ले लें, माइनस की साइन हमने मेंशन नहीं की हुई। तो अगर यहाँ पर अगर इस वाली को पहले अप्लाई करें फिर इसको अप्लाई करें तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सही है, तो ये वर्क डन है। राइट, तो ये हो गया सवाल आपका। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा, जस्ट गिव मी, आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर। अभी तो आपको मालूम है कि वी आर जस्ट गोइंग इन ओपन लूप मोड ऑफ टीचिंग। सो कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे एक सर्टेन लेवल की एक्सप्लेनेशन देनी है, ताकि एक फिर जो ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे आपको कन्वेंशनल क्लास में, तो वो आप क्लास में ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में। अच्छा, तो ये वाला न्यूमेरिकल 2.29 मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था डेरिवेशन के दरमियान ही, क्लास के डिस्कशन के दरमियान। तो 2.31 ले लेते हैं। 2.31 एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसको पहले आप पढ़ें, लेक्चर होल्ड कर दें, पढ़ें अच्छे तरीके से, डिटेल से, टाइम लगाएं और देखेंगे कोई इसका सिरा हाथ में आया या नहीं आया। और फिर वापस से आएँ और रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करें, प्लेइंग दोबारा स्टार्ट करें, और फिर देखेंगे क्या बात समझ में आई। जहन पे जोर दिए बगैर सिर्फ वॉचिंग तो ना इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, ना समझ में आएगा। An infinitely long cylindrical conductor has a radius r and uniform surface charge density sigma. तो यूनिफॉर्म थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, तो ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस r है, और इसकी जो सरफेस डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, वो है सिग्मा। फिर देख लें 2.31, एन इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर, कंडक्टर है। कंडक्टर इसका मतलब है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा चार्ज, और सरफेस पे होगा, अंदर नहीं जाएगा। अगर होता कंडक्टर, होता इंसुलेटर, तो ये अंदर वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हैं, लेकिन अभी सरफेस डेंसिटी की बात हो रही है, सिग्मा की। हैज रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म, और लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, और यूनिफॉर्म इसके साथ चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इन टर्म्स ऑफ, अब सिग्मा दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड आर, व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा फॉर द सिलेंडर। लेकिन सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि अगर ये सारा सेटअप दिया हुआ है, तो सरफेस डेंसिटी दी हुई है, तो लैम्डा पूछा है कि लीनियर सरफेस डेंसिटी कितनी होगी इसकी, कि अगर आपके पास कोई लेंथ दे दी जाए तो उसके ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा पर यूनिट लेंथ। इसका पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है, तो लैम्डा कितना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सवाल कॉन्सेप्चुअल है, मजा आएगा आपको। तो हमने कहा कि भाई इस वाली लेंथ के अंदर हमने एक लेंथ ले ली है, इस लेंथ के अंदर कितना चार्ज होगा। हमने कहा भाई इसका चार्ज होगा कि भाई जो सरफेस डेंसिटी जो हमें निकालनी है, दिस मल्टीप्लाई बाई एल, तो वो इसके ऊपर चार्ज होगा। अब ये लेमडा तो निकालना है ना, अभी निकाला तो नहीं है। अच्छा, फिर हमने कहा अच्छा भाई, तो फिर क्यू अगर हम सरफेस डेंसिटी से निकालना चाहें, तो सरफेस डेंसिटी में तो एरिया इन्वॉल्व होता है, तो हमने कहा क्यू विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय द सरफेस डेंसिटी। ओ यस, दिस इज 2πrl। सरफेस कितना, इसका अगर सिलेंड्रिकल पाथ हो, ये सिलेंड्रिकल शेप हो, तो एल दिया हुआ हो, तो इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 2πrl मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। अब क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों क्यू ही है दोनों, तो इस 1 और 2 शुड बी इक्वल, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इसका मतलब लैम्डा एल इज इक्वल टू दिस थिंग, और लैम्डा ये आ गया, एल एल कर दिया। पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी। So this is part B. In terms of sigma, what is the magnitude of the electric field produced by the charge cylinder at a distance r from its axis? तो ये मालूम करना चाह रहा है सिग्मा की टर्म्स में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, लेकिन सिग्मा की टर्म्स में। पार्ट बी करते हैं।
तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले ली और हमने कहा कि इस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस आर है, और ये गॉसियन सरफेस आर कितने के बराबर लिया? आर वो हमारा डिस्टेंस लिया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो इसकी सरफेस में हम गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेंगे। तो आपको मालूम है कि गॉसियन सरफेस हो तो क्या होता है, फाई द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज इसके अंदर कितना है? चार्ज इंक्लोज्ड है Q इज इक्वल टू 2 पाई आर एल सिग्मा। चार्ज इंक्लोज यहां से ये रहा, ये वाला चार्ज इंक्लोज्ड। अच्छा, तो ये वो चार्ज इंक्लोज है जो हमने ये वाला एरिया इस्तेमाल किया है, सिर्फ इतना एरिया इस चार्ज इंक्लोज का आएगा। लेकिन हमें इसके अंदर यहाँ पे एरिया कितना डालना है टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए, जो ये इस वाले गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स आएगा, ये टोटल फ्लक्स। तो इसका एरिया कितना निकला? इसका एरिया निकला 2 पाई स्मॉल आर एल। ये भी सिलेंडर है, वो भी सिलेंडर है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल आर है, इसके अंदर स्मॉल आर है, ये गॉसियन सरफेस है। तो हमने कहा कि ई ए, तो ई यहां पे रख लिया, ए को नीचे डाल दिया, तो ये हो गया चार्ज इनक्लोज्ड 2 पाई, यहां से 2 पाई आर एल सिग्मा। ये चार्ज इनक्लोज आ गया ऊपर क्यू की जगह पे, इसकी जगह पर ये आ गया, एप्सिलॉन भी आ गया, और यहां से ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया यहाँ पे आ गया, क्योंकि एरिया यहाँ पे था ना, इसको नीचे डाला, तो क्यू पर ये क्यू आ गया, यहाँ से ये एप्सिलॉन आ गया, और ये वाला ए जो था वो यहाँ से ये वाला ए आ गया। तो ये कर दिया, तो यहाँ से आ गया पार्ट पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी, पार्ट सी इज express the result of part B in terms of lambda and show that the electric field outside the cylinder is same as if all the charge were on the axis। दो सवाल हैं इसके अंदर, वो कह रहे हैं लैम्डा की सूरत में दिखाओ, तो हमने कहा कि भाई सिग्मा फ्रॉम पार्ट ए सिग्मा लैम्डा किसके बराबर था? लैम्डा इसके बराबर था, ये वाला सिग्मा की टर्म्स में, तो सिग्मा किसके बराबर हो गया? सिग्मा इसके बराबर हो गया। इसके अंदर इस वाली इक्वेशन के अंदर सिग्मा को रिप्लेस कर दिया, इस सिग्मा को रिप्लेस कर दिया, यहां से लेके यहां पे डाल दिया, तो मल्टीप्लाई बाय आर, ये रहा, डिवाइड बाय आर एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई कर लिया दोनों को, तो ये आ गया आंसर। अच्छा, पार्ट ई के अंदर ही एक और चीज है, सवाल कि प्रूव शो दैट, क्या सवाल है? शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर इज सेम एज इफ ऑल द चार्ज आर ऑन द एक्सिस। अगर वो ये कह रहे हैं कि इसको शो करो कि ये बिल्कुल वही वाला, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वो वाली एक्सप्रेशन आ गई है कि अगर ये सारा चार्ज सिलेंडर पे नहीं होता बल्कि एक लाइन पर होता, यहाँ पे इस एक लाइन पे होता, इस तरह की लाइन पे, इस तरह की लाइन पे होता, तो भी रिजल्ट सेम आना था। तो बस हमने एक्सप्रेशन तो निकाल ली है, इस एक्सप्रेशन को हमने ई मालूम कर लिया है, इस एक्सप्रेशन को जाके ऊपर से देख लें कि ऊपर ऊपर लाइन चार्ज की एक्सप्रेशन क्या आई थी। लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज कहाँ आ गया? नहीं, ऊपर चला गया, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ ये रहा, ये रहा। तो ये देखें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और यही हमारी एक्सप्रेशन आई है, 1/2 पाई आर लैम्डा अपॉन आर। देख लें वो लैम्डा, इसमें देखें लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन आर, लैम्डा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन। तो ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। सो यस, दिस इज इट। अच्छा, अब अगला सवाल 2.33। हम सवाल को पता नहीं 750 पे देख लेते हैं। 2.33 यहाँ है, 2.33। इसके बाद एंड हो रहे हैं, फिर दिस क्लास विल बी एंडेड। A negative charge minus q is placed inside the cavity of a hollow metal solid। एक सॉलिड है और उसके अंदर एक कैविटी है,
और उसके अंदर माइनस क्यू रखा हुआ है, माइनस क्यू रखा हुआ है ये रहा। द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड इज ग्राउंडेड, ये देखें ग्राउंडेड कर दी, सॉरी ये वाला, ये ग्राउंड कर दिया है। कॉन्सेप्ट्स हैं ये, कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग, और ये सवाल जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, इसको अगर हम जब तक समझेंगे नहीं, हमें ये पूरा चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। तो ये समझना जरूरी है। एंड ऑफ द क्वेश्चन मैं इसमें आपको हेल्प कर रहा हूँ। द आउटसाइड ऑफ सॉलिड इज ग्राउंडेड बाय कनेक्टिंग अ कंडक्टिंग वायर बिटवीन इट एंड द अर्थ। अर्थ के साथ बिल्कुल जो सॉलिड अर्थ होती है जमीन, उसको ग्राउंड कर दिया। जैसे आप अपनी मशीनों को या कोई भी चीज, आपका थर्ड वायर जो होता है पावर सप्लाई में, आपकी जो घर के अंदर पावर सप्लाई होती है उसके अंदर थर्ड पावर पार्ट होता है, वो अर्थ का होता है, तो उसने कनेक्ट किया हुआ है। Is there any excess charge induced on the inner surface of the piece of the metal? Inner surface, वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू रखने की वजह से कोई यहाँ पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यस, कि अगर कोई भी चार्ज अगर अंदर आए तो ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका आंसर है यस, क्यू विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बी, इज देयर एनी एक्सेस चार्ज ऑन द आउटसाइड ऑफ द पीस ऑफ द मेटल? वाई और वाई नॉट, अगर है तो नहीं है, क्यों है और क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आउटसाइड पर भी कोई सरफेस पे चार्ज आएगा? तो क्योंकि ये ग्राउंडेड है, तो जब भी ग्राउंडेड होना तो कोई चार्ज आ नहीं सकता, तो नो, नो, क्यों ग्राउंडेड है इसलिए। इज देयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी? इस कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो हमने कहा कि गॉसियन सरफेस लो, माइनस क्यू इंक्लोज्ड है, तो इसके अंदर क्यू इंक्लोज्ड है, चार्ज इंक्लोज्ड है, तो कैविटी ई भी होगी। सही है, तो होगी यस, ई होगी। आंसर इज इट हैज इंक्लोज चार्ज, सो इट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। डी, इज देयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मेटल? यहाँ पे मेटल में भी क्यों होगी, वाई और वाई नॉट? मेटल में भी होगी, यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई? तो हमने कहा कि नहीं, इस पे गॉसियन सरफेस ले लो, ये वाली, इसके अंदर नेट चार्ज इज जीरो, माइनस क्यू भी है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो नो नेट चार्ज, सो नो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। Would someone outside the solid measure an electric field due to the charge minus q? तो क्या कोई चार्ज मेजर कर नहीं कर सकता, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इज इट रिजनेबल टू से दैट द ग्राउंडेड कंडक्टर हैज शील्डेड द रीजन फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द चार्ज? तो कह सकते हैं कि ये ग्राउंड की वजह से क्या ये चार्ज के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर दिया है? कहते यस, कह सकते हैं यस, ये शील्डेड हो गया, यस। इन प्रिंसिपल कुड द सेम थिंग बी डन फॉर ग्रेविटी? वाई और वाई नॉट? क्या यही चीज इस तरीके से जो चार्ज का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया ग्राउंड की वजह से, कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो क्या इस तरह कोई ऐसा भी जोन बनाया जा सकता है जो ग्रेविटी की फील्ड को खत्म कर दे, ग्रेविटी की अट्रैक्शन को? तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। मेटल में या मटेरियल में मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इट कैन नॉट बी फॉर ट्रू फॉर this cannot be a scenario for gravity, so it cannot be done because nothing like positive or negative mass, ये आंसर है। so there I just end up the class and inshallah we will see in Monday। इंशाल्लाह क्विज होगा एक सेक्शन का, दूसरे सेक्शन का नहीं, जिसकी क्लास उसका होगा। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी और इसी में से सॉल्व आपका सवाल पूरा निकल हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, स्टॉप रिकॉर्डिंग।